सोचिए वो समय जब एक आम आदमी ने बिना हथियार उठाए बस ना बोलकर अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी थी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है असहयोग आंदोलन की, जहाँ गांधी जी ने दिखाया कि अहिंसा भी एक ताकतवर हथियार हो सकती। कैसे शुरू हुआ ये आंदोलन, क्यों गांधी जी ने इसे अचानक रोक दिया और इसने भारत की आजादी की लड़ाई को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। आइए जानते हैं असहयोग आंदोलन की पूरी कहानी को। क्या था असहयोग आंदोलन? इसे जानने से पहले हम लोग जानेंगे इसके कारण के बारे में कि ये क्यों शुरू किया गया। इस आंदोलन के शुरू होने के 3 बड़े कारण हैं, जिसमें पहला कारण हमने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लाया गया एक काला कानून था, जिसके तहत बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को जेल में डाल दिया जाए। गांधी जी ने इसे काला कानून बताया और देशव्यापी विरोध शुरू कर दिया था। अगर इसे और डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो अपलोड कर दिया गया है चैनल पे, जाके वहां से आप वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे कारण की। तो दूसरा कारण है जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अंग्रेजों ने गोलियां बरसा दी थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। बात करते हैं तीसरे कारण की। तो तीसरा कारण है खिलाफत आंदोलन और आर्थिक शोषण। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। खिलाफत आंदोलन क्या था? मुसलमान तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त किए जाने से नाराज हो गए। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इसका समर्थन किया और साथ ही अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने भारतीय उद्योगों को बर्बाद कर दिया था। खिलाफत आंदोलन का भी डिटेल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। अब बात आता है कि क्या था असहयोग आंदोलन, तो जानते हैं इसके बारे में। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया एक अहिंसक जन आंदोलन। मतलब कि इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और कैसा आंदोलन था? अहिंसक, मतलब बिना हिंसा किए हुए, बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए ये आंदोलन चला था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ हर तरह के सहयोग को रोकना था। अब हर तरह का सहयोग में शामिल है, जैसे अंग्रेजों द्वारा बनाए गए स्कूल और कॉलेज को छोड़ना, मतलब कि शिक्षा का बहिष्कार करना। जो वकील लोग थे वो अदालत जाना छोड़ दिए थे, मतलब न्यायिक व्यवस्था का बहिष्कार कर देना। विदेशी जो कपड़ा था उनको जलाना, मतलब विदेशी कपड़ा का बहिष्कार करना। स्वदेशी अपनाना। अब बात करते हैं इस आंदोलन की विशेषता के बारे में कि इस आंदोलन की क्या विशेषता थी। इसकी पहली विशेषता में हमें पढ़ना है पहला जन आंदोलन। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था, जिसमें आम लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसमें शहरी क्षेत्रों के मध्यम वर्ग के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के किसान और आदिवासी भी शामिल हुए थे इस आंदोलन में। मतलब कि लगभग भारत का सारा वर्ग इसमें शामिल हुआ था असहयोग आंदोलन में, इसलिए इसको पहला जन आंदोलन भी कहा जाता है। अब इस आंदोलन की दूसरी विशेषता थी कि यह अहिंसक विद्रोह था। मतलब इस आंदोलन की मुख्य विशेषता यह थी कि यह अहिंसक रूप से था। इसमें ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग न करने का आह्वान किया गया था। मतलब ब्रिटिश सरकार के साथ साथ अगर हम सहयोग नहीं करते हैं तो उसे असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया था। तीसरा कारण आता है हमारा हिंदू मुस्लिम एकता। इस आंदोलन ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता को बढ़ावा दिया था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, जिससे दोनों समुदाय ने एक साथ मिलकर भाग लिया था। असहयोग आंदोलन की चौथी विशेषता यह है कि इसमें छात्र, वकील, किसान, मजदूर, महिलाएं और व्यापारी सभी शामिल हुए थे। और यहाँ से यह भी क्वेश्चन बनता है कि किस आंदोलन में सबसे पहले महिलाएं शामिल हुई थी? तो असहयोग आंदोलन। अगला आता है पांचवा, इसकी विशेषता क्या है? आर्थिक बहिष्कार। लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी अपनाने का आग्रह किया गया था। कई स्थानों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी, मतलब होलिका जलाई गई थी, विदेशी कपड़ों को जलाया जाने लगा था। तो ये थे इसके विशेषताएं। अब बात करते हैं कौन कौन वो नेता थे जो इस आंदोलन में शामिल हुए थे। तो असहयोग आंदोलन में कौन कौन से नेता शामिल हुए थे? तो पहला हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय नेता की। सबसे पहले इसके आंदोलन के मुख्य संस्थापक और नेता जिन्होंने अहिंसक असहयोग की रणनीति तैयार की थी वो थे महात्मा गांधी। अगले नेता थे मोतीलाल नेहरू, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन्होंने आंदोलन को समर्थन दिया और सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगले नेता की बात करें तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने गुजरात और अन्य क्षेत्रों से आंदोलन का नेतृत्व किया था।
अगले नेता थे जवाहरलाल नेहरू। युवा नेता के रूप में शामिल हुए और जन जागरण में योगदान दिया था, मतलब कि लोगों को जागरूक करने में योगदान दिया था। अगला हमारे नेता है राजेंद्र प्रसाद। बिहार में आंदोलन का नेतृत्व किया और बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। और अगले राष्ट्रीय नेता की बात कर लेते हैं तो वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद, कांग्रेस के नेता जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया। अब कुछ क्षेत्रीय नेता भी थे जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था। तो पहला बात करेंगे चित्तरंजन दास की। वो पेशे से वकील और कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने बंगाल में आंदोलन को संगठित किया था। अगले नेता की बात कर लेते हैं लाला लाजपत राय। पंजाब के प्रमुख नेता थे जिन्होंने स्थानीय स्तर पर आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगले नेता है सुभाष चंद्र बोस। युवा नेता के रूप में शामिल हुए थे, बाद में स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगले नेता है विष्णु दिगंबर पालुष्कर, जो कि महाराष्ट्र के नेता थे, समाज सेवी जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया था। अब कुछ नेता थे जो खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे, मतलब खिलाफत आंदोलन से असहयोग आंदोलन में जुड़े थे। वो थे मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत, जो कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया था। अब बात करते हैं इसमें कुछ महिला नेता भी थी। जैसे पहला नाम आता है आपका सरोजिनी नायडू का, जिनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने महिलाओं को आंदोलन से जोड़ने का काम किया। अगली आती है हमारी बसंती देवी, जो कि चित्तरंजन दास की पत्नी थी, जिन्होंने महिलाओं को स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में शामिल किया था। वही चित्तरंजन दास जो बंगाल से नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन का, उन्हीं की ये पत्नी थी। अगला आती है यहाँ पे कमला देवी। ये एक समाज सेवी थी जिन्होंने युवाओं और महिलाओं को प्रेरित किया था। अब कुछ अन्य योगदानकर्ता भी हैं यहाँ पे जो कि इस आंदोलन में शामिल हुए थे। जैसे पहला नाम आता है विनोबा भावे, गांधी जी के शिष्य थे जिन्होंने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और बाद में भूदान आंदोलन को भी चलाया था। मतलब भूदान आंदोलन को कौन चलाया? तो विनोबा भावे। अगला आते हैं हमारे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। यह एक उद्योगपति थे, उद्योगपति, ठीक है, जिन्होंने आर्थिक असहयोग को बढ़ावा दिया था, मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख नेता। अब हम बात करते हैं कि सब कुछ सही चलने के बावजूद भी गांधी जी ने ये आंदोलन को वापस क्यों लिया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है चौरा चौरी कांड। अब हम लोग डिटेल में जानेंगे चौरा चौरी कांड के बारे में कि क्या था ये कांड और क्यों इसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो तारीख थी 4 फरवरी 1922। स्थान था चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर में पड़ता है और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर। अब कारण क्या था? असहयोग आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया, मतलब लड़ाई झगड़े होने लगे। जो प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस दोनों के बीच भिड़ंत हो गई। तो इस भिड़ंत में क्या घटना हुई थी? तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी थी, जिसमें 3 प्रदर्शनकारी मारे गए थे वहीं पे, जिसके जवाब में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और परिणाम हुआ कि महात्मा गांधी ने इस हिंसा से दुखी होकर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो ये कारण था आंदोलन को वापस लेने का। इस घटना में 225 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 19 को मौत की सजा दी गई, 14 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अब जान लेते हैं गांधी जी की प्रतिक्रिया क्या थी इस घटना के बाद। तो गांधी जी ने इस घटना को अहिंसक संघर्ष के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया था और आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया था, और उन्होंने इसे अपनी भूल भी कहा था और पश्चाताप के लिए 5 दिन तक उपवास भी रखे। अब बात आते हैं कि इसमें बहुत सारे नेता शामिल थे, तो कुछ ऐसे भी नेता थे जो इस गांधी जी के इस फैसले से नाराज थे, मतलब कि वो नहीं चाहते थे कि आंदोलन वापस लिया जाए। तो बात करते हैं अब असहयोग आंदोलन की वापसी पर युवा नेताओं की क्या प्रतिक्रिया थी। अब उस टाइम के युवा नेता में शामिल थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो युवा नेता थे आंदोलन की गति से प्रभावित थे, मतलब इनको लग रहा था कि आंदोलन एकदम सही दिशा में जा रहा है, गति पकड़े हुए है, और वास्तव में ये चीज था। लेकिन गांधी जी द्वारा इसे वापस लेने के फैसले से निराश हो गए थे और उन्हें लगा कि यह आंदोलन को बीच में रोकना ब्रिटिश विरोधी संघर्ष को कमजोर करेगा। अच्छा, और भी कई युवा नेताओं ने महसूस किया कि चौरी चौरा की हिंसक घटना के बावजूद भी आंदोलन जारी रहना चाहिए था, क्योंकि इससे जनता में उत्साह बढ़ गया था। अगर चौरा चौरी की घटना नहीं हुई होती तो शायद से आज भारत की इतिहास, मतलब भारत का इतिहास जो है कुछ और होता। ठीक है, तो इतिहास की सबसे बड़ी गलती भी कह सकते हैं इसे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि असहयोग आंदोलन जीत की कगार पे था, लेकिन चौरा चौरी की घटना के कारण गांधी जी ने इसे वापस ले लिया
और गांधी जी को लगा आंदोलन अपने रास्ते से भटक गया है। चलिए, तो ये थी पूरी स्टोरी असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया और गांधी जी ने इसे क्यों वापस ले लिया, यहां तक आपने जाना पूरी स्टोरी को। तो दोस्तों, हमने सीखा कि कैसे असहयोग आंदोलन ने भारत की आजादी की लड़ाई में एक नई दिशा दी थी। गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए इस अहिंसक संघर्ष ने साबित किया था कि ना बोलना भी एक ताकतवर हथियार हो सकता। चलिए, तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।